हाँ, तो बच्चे 11th क्लास के बच्चे, ये आपके पॉलिटिकल साइंस का बुक है। बुक का नाम है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। क्या ये पहला बुक है? यस, ये आपके क्लास 11 के राजनीति शास्त्र का पहला बुक है और उसका अध्याय ये 10 है, यानी कि चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर का नाम है संविधान का राजनीतिक दर्शन। अब पहले तो आप चैप्टर का जो नाम है उस नाम से समझने की कोशिश करो कि ये क्या कहना चाहता है। संविधान का राजनीतिक और दर्शन, ये दर्शन क्या होता है? क्या कोई मंदिर है? क्या कोई पूजा स्थल है? क्या कोई भगवान है जहां पर हम जाके दर्शन कर ले? जी हाँ, संविधान भी हमारा एक दर्शन है, एक भगवान है, एक मंदिर है। अब उसमें दर्शन कैसे करोगे? मंदिर में तो भगवान की मूर्ति होती है, हम दर्शन कर लेते हैं। यहां पर हम दर्शन कैसे करेंगे? तो हम यहां पर दर्शन कर सकते हैं। मतलब यह है दर्शन करने का कि संविधान को समझना। क्या करना? संविधान को समझना और फिर उसे दिल से लगाना, यानी कि दिल में संजो कर उसे रख लेना, उसके नियमों को। इस पुस्तक में अभी आप जो पढ़ने जा रहे हो, पढ़ने के बाद आप 4 बातें समझने के लायक हो जाओगे। जैसे संविधान के अंदर निहित दर्शन क्या है और ये संविधान का दर्शन करना क्यों आवश्यक है। दूसरा, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता क्या है, ये भी आप समझोगे। तीसरा, इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं? क्या हमारे संविधान की आलोचना है? क्या इसकी बुराई की गई है? ये भी आप समझोगे इसे चैप्टर को पढ़ने के बाद। इसके अलावा इस संविधान की सीमाएं क्या है? देखो, हर चीज का एक सीमा होता है, लिमिटेशन होता है। तो क्या हमारा संविधान भी एक सीमा में बंद है या फिर ये अनंत है? ये भी आप समझोगे। सबसे पहले हम यहां पर पढ़ेंगे संविधान के दर्शन का क्या मतलब है। देखो, संविधान किसे कहते हैं? तो संविधान नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं और उसमें कानून लिखे जाती है। संविधान के अंदर कानून को इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी के तहत विभिन्न धाराओं में लिखा गया है। संविधान को समझना दर्शन कहलाता है। मतलब कि संविधान को कैसे बनाया गया, किसने बनाया, किस तरह इसमें बहस हुई, फिर जाकर संविधान लिखा गया। संविधान में 9 अनुसूचियां हैं, उसके बाद इनकी धाराएं 400 से ऊपर है। ये सारी चीजों को समझने को हम संविधान का दर्शन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, संविधान का हम दर्शन क्यों करें? क्या जरूरत है? संविधान की दर्शन करने के लिए आपको यहां पर में 2-3 बातें सिखाई जाएगी कि संविधान को हम दर्शन क्यों करें। देखो, संविधान का दर्शन करना जरूरी है ताकि हम अपने अधिकार को समझ सके, नागरिकता को समझ सके, अल्पसंख्यक को समझ सके और लोकतंत्र को समझ सके। इसलिए हमें संविधान का दर्शन करना जरूरी है। न्याय को समझ सकें। आप जानते हो कि न्याय जो होता है वो अदालत में होती है, संविधान के तरीके से होते हैं। तो संविधान के तरीके से अगर हमें न्याय मिलेगी फिर तो हमें संविधान को समझना पड़ेगा। अगर हम संविधान को नहीं समझेंगे तो हमें क्या करेगा? कोई भी व्यक्ति आकर ठग लेगा, हमें लूट लेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कैसे लड़ें इनसे और कैसे इनसे हम जीत पाएं। इसके अतिरिक्त आपकी कोई बुनियादी जरूरतें हैं, हर एक नागरिक की बुनियादी जरूरतें हैं, जैसे उनका मौलिक अधिकार है, फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि आपके जो राजा हैं, सरकार हैं, उनकी जिम्मेदारी जनता के प्रति क्या है वो भी समझना। अब मान लो भूकंप आ जाए, ज्वालामुखी फट जाए, प्राकृतिक विपत्ति आ गई, आप सोचोगे ये तो प्राकृतिक विपत्ति है, हमारी कौन इस वक्त मदद करेगा? नहीं, आपके संविधान का दर्शन करो, उसमें लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें प्राकृतिक विपत्ति आने पर सरकार को मदद
करनी पड़ेगी और आपको सरकार से मदद जबरदस्ती लेनी पड़ेगी। नहीं दे तो आपको छीन कर लेनी पड़ेगी। छीन कर मतलब लोकतंत्र के तरीके से आपको लेना होगा। इसके अलावा संविधान का दर्शन हम इसलिए करते हैं क्योंकि सरकार कैसे बनेगी, संसद में लोग कैसे बैठेंगे, देश के लिए नीति निर्माण कौन करेगा, अगर देश में कोई गलत बात हो जाती है, युद्ध हो जाता है, तो देश को कौन संभालेगा। इसके अलावा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ये सब किस तरह कार्य करेंगे, इसलिए भी हमें संविधान का दर्शन करना जरूरी है। इसके अलावा मीडिया कैसे काम करेगी, कोई भी व्यक्ति या मीडिया गलत बात नहीं फैला सकता, ये भी हमें संविधान के दर्शन के बाद पता चलेगा। स्कूल में, विश्वविद्यालय में, हर एक जगह पर कार्य कैसे होगा, पढ़ाई कैसे करवाया जाएगा, परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा के नियम क्या होंगे, इन सारी बातों के लिए हमें संविधान का दर्शन करना पड़ेगा। अन्यथा हम अपने अधिकार को ही खो देंगे। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारा अधिकार क्या है और हम किस तरीके से अपना जीवन चला सकते हैं। अब आगे है, दूसरा आपका हेडिंग है संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। देखो, हम लोकतंत्र में जीते हैं। आप जानते हो लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन को लोकतंत्र कहते हैं। सिंपल सा अगर परिभाषा ढूंढोगे तो आप क्या ढूंढोगे? सिंपल सा परिभाषा में आप ढूंढोगे कि लोकतंत्र जहां पर जनता अपने लिए सरकार चुनती है, वोटिंग करती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के शासन को लोकतंत्र कहते हैं। ये तो अब्राहम लिंकन ने परिभाषा दिया, लेकिन आप भी अपना परिभाषा खुद गढ़ सकते हो, सोच सकते हो। तो देखो, लोकतंत्र में हम जी रहे हैं। लोकतंत्र में आप जानते हो समय के अनुसार बदलाव होता है। लोकतंत्र में जी रहे हैं, सबको अपना अपना अधिकार दे दिया गया, लेकिन जब आपको अपना अधिकार दिया गया है तो क्या पता, तो लोकतंत्र में तो बदलाव होगा ही। लोकतंत्र बिना बदलाव का तो चलेगा नहीं। समय बदलता है तो विचार बदलते हैं, और अगर विचार बदलेगा तो संविधान में भी कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी, जो आप संविधान के संशोधन को पिछले अध्याय में पढ़ रहे थे। अब प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र में अगर आपको अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो आप अगर अचानक से ये बोलो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कि हम भारत देश में नहीं रहेंगे, उत्तर प्रदेश या सिक्किम कहे कि हमें तोड़कर अलग एक राज्य बना दो, तो क्या होगा? तब संविधान काम करेगा, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि किस तरीके से अगर कोई गलत काम करेगा तो उसे दंडित भी किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलने पर हम लोग सिर्फ गलत काम ही करने लगते हैं, और अगर छूट मिलने पर हमने गलत काम किया तो फिर हमको कौन संभालेगा बताओ? तब संविधान संभालेगा। संविधान हमें दंड देगा, संविधान हमें अच्छी और बुरी दोनों बातों को समझाएगा। संविधान हमें सुरक्षा और भलाई दोनों का कार्य हमारे लिए संविधान करेगा। अब यह है कि संविधान का अगर हम दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें संविधान सभा को समझना पड़ेगा। अन्यथा हम कहेंगे ना, कहीं से कोई भी पागल वागल आ गया और हमारा संविधान बना दिया। नहीं, संविधान सभा को समझो। संविधान सभा में 299 लगभग 300 व्यक्ति थे, और ये 300 लोग काफी उच्च विचार वाले, बड़े लेखक और काफी बड़े विद्वान सब थे। एक से एक बढ़कर उस समय के बड़े विद्वान थे। और यही नहीं, किसी एक समुदाय से नहीं आ गया था संविधान सभा के सारे सदस्य। संविधान सभा के सारे सदस्य विभिन्न तरह के समुदाय से आया था। अल्पसंख्यक में से भी आया था, आदिवासी जनजाति में से भी एक न एक व्यक्ति को बुलाया गया था। हर एक समुदाय, हर एक जाति
हर एक तरह के विद्वान को बुलाया गया था कि संविधान लिखा जाए, क्योंकि संविधान जब हम लिख देंगे तो भविष्य में कोई ये ना कहे कि अरे गहरे कोई भी आकर संविधान लिख दिया। इसलिए संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जब आप जानोगे तब आपका मन अपने आप कहेगा कि हाँ, हमारा संविधान सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया लिखा गया। क्योंकि जो जो लोग इसमें लिखने वाले थे उनके बारे में जानो तो समझ में आएगा, नहीं, ये लोग तो कभी गलत कर ही नहीं सकते थे। उदाहरण के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, नेहरू जी भी थे। नेहरू जी कम ही आते थे संविधान सभा के, क्योंकि उनको और कार्य भी देखना होता था, लेकिन इतने बड़े बड़े विद्वान थे। इसके अलावा एक यहूदी, पारसी, जरथुस्ट्री, सब में से एक एक व्यक्ति को बुलाया गया था। फ्रैंक एंथनी कौन था? एंग्लो इंडियन से आए थे। CR दास कौन थे? एक आदिवासी समुदाय से उनको बुलाया गया था। और हर एक व्यक्ति इतने ईमानदार थे कि आप उनके बारे में जब पढ़ोगे, जानोगे तो पता चलेगा ये ईमानदार व्यक्ति हमारे लिए कभी भी कोई गलत संविधान लिख ही नहीं सकता। इसीलिए आपको संविधान सभा की तरफ मुड़कर देखना होगा। संविधान सभा जब शुरू हुआ तो 299 सदस्य थे, और जब अंतिम हुआ, यानी कि संविधान जब लिख दिया गया और जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया उस दिन 284 सदस्य ही थे। 284 सदस्य थे। 16 सदस्यों की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि हमारा संविधान जो लिखा गया था वो 2 साल 18 महीने और 11 दिन में लिखा गया था। 2 साल 2 साल 11 महीने और 18 दिन में लिखा गया था। 18 महीना तो होता ही नहीं है, ये क्या मैं बोल गया। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये संविधान लिखा गया। तो इतने बड़े अवधि में संविधान सभा के सदस्य कुछ बहुत ही बुजुर्ग थे, तो उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी। अब है हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है। देखो, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन ये है कि हमारा देश संघवादी होगा, यानी कि संघ होगा। यहाँ पर विकेंद्रीकरण होगा, सामुदायिक जीवन जिया जाएगा, जीवन के मूल्यों को समझा जाएगा, सभी धर्मों को आदर दिया जाएगा। भाषा के आधार पर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उनको भी इज्जत दिया जाएगा, उनको भी पूरी प्रतिष्ठा दी जाएगी। इसके अलावा हमारा राजनीतिक दर्शन है कि प्रत्येक व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया जाएगा और राज्य के नीति निर्देशक तक तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन है स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय, ये सब कुछ है। ताकि हम जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बहुत ही कष्ट सहे थे, बहुत ही दुख से हमें आज़ादी, दुख के बाद उन्होंने आज़ादी दिलाई। बहुत सारे लोग फांसी पर झूल गए, बहुत सारे लोगों को अंग्रेजों ने यातनाएं दी, लेकिन वो टूटे नहीं और हमें आज़ादी दिला गए। तो ऐसे में हमारा संविधान का राजनीतिक दर्शन है कि सभी स्वतंत्रता सेनानी को इज्जत प्रतिष्ठा मिले और हर एक व्यक्ति को उनकी बुनियादी जरूरतें, स्वतंत्रता, समानता और न्याय मिले। अब आपका अगला हेडिंग है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है भाई? देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब है कि आप एक व्यक्ति हो और आप स्वतंत्र जन्मे थे और इसीलिए आपको स्वतंत्र रूप से जीने का भी अधिकार है। इसलिए आपको किसी भी तरह की एक व्यक्ति पर बंदिश नहीं होगी। बंदिश का मतलब कि आपको जो भी धर्म अपनाना हो आप वो धर्म अपना सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा। आपको कि कोई भी काम कार्य अपनाना है, आप ब्राह्मण हो लेकिन आप नाई का काम शुरू करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप हिंदू हो या मुसलमान हो, अपना धर्म बदलकर कोई और धर्म में जाना चाहते हो, इस बात की भी आपको स्वतंत्रता है। आप एक व्यक्ति हो, आप कोई भी
जीविका चलाने के लिए कोई किसी भी कार्य को अपनाओ और उस कार्य को आप करो, इसमें कोई रोकेगा नहीं। अगर किसी ने रोका तो न्यायपालिका आपकी मदद करेंगे, प्रशासनिक विभाग आपकी मदद करेंगे। एक और सबसे बड़ी बात जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाता है, और वो है अभिव्यक्ति की आजादी। क्या है? अभिव्यक्ति की आजादी। मतलब लोकतंत्र में सरकार हो या कोई भी अच्छी सरकार हो, बुरी सरकार हो, लेकिन आपको सरकार की आलोचना करना आपका स्वतंत्रता है। यानी कि आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे विचार प्रकट करने में आपको हिंसा का सहारा नहीं लेना है। अहिंसा की तरह से करो विचार प्रकट। आप बैनर लो, पोस्टर लो, नारे लगाओ और शांतिपूर्वक रोड पर आंदोलन करके अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकते हो। आप भाषण के द्वारा सरकार के किए हुए कार्यों को का विरोध कर सकते हो। अगर उन्होंने गलत कार्य किया है तो आप विरोध कर सकते हो। ये सब व्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपको याद होगा आप लोगों को कि जब अंग्रेज यहां था तो एक रॉलेट एक्ट आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट में ना व्यक्ति की स्वतंत्रता ही छीन ली गई थी। उस उदाहरण से आप लोग समझ जाओगे कि व्यक्ति की स्वतंत्रता होती क्या है। क्या था रॉलेट एक्ट में कि 4 लोग एक जगह इकट्ठे भी नहीं हो सकते, कोई स्पीच, भाषण, अभिव्यक्ति भी प्रकट नहीं कर सकते। उसी के विरोध में ना जलियांवाला बाग में लोग छुपके से भाषण कर रहे थे, जहां पर में उनकी अंग्रेजों की पुलिस पहुंच करके और बिना चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो रॉलेट एक्ट के द्वारा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति प्रकट करने की स्वतंत्रता को छीन ली गई थी। ये गलत था। तो वैसे ही हमारे देश में अब नहीं है। अब आप तो आजाद हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप देख रहे हो, आप जो चाहो सरकार के विरुद्ध बोल सकते हो। आप सोशल साइट्स पर जाकर के कहीं भी कुछ भी सरकार के विरुद्ध लिख सकते हो और उनके विरोध में कोई भी निबंध या लेख आप लिख करके पूरी दुनिया को बता सकते हो। लेकिन 1-2 चीजें जो है वो नहीं मिलेगी आपको। आप कहोगे व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मुझे लुटेरा बनने दो, मुझे बैंक लूटने दो, बहुत पैसा है उसमें से। ये स्वतंत्रता आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये स्वतंत्रता नकारात्मक स्वतंत्रता है, ये सकारात्मक नहीं है। क्योंकि व्यक्ति होने के नाते आपको हर तरह की स्वतंत्रता तो मिलेगी, लेकिन नकारात्मक जानबूझकर नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को खुद नुकसान है, आपको इसमें खुद नुकसान है। समझ गए? आपका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए संविधान आपके नकारात्मक स्वतंत्रता को छीन लेगा, नहीं देगा, और जबरदस्ती लोगे तो दंडित भी करेगा। लेकिन व्यक्ति होने के नाते आपको न्याय पाने की, मौलिक अधिकार की, अभिव्यक्ति प्रकट करने की सारी स्वतंत्रता है। आगे है सामाजिक न्याय। देखो, हम अपने संविधान का दर्शन कर रहे हैं। संविधान के दर्शन करते हुए आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय करता है। समाज में सभी तरह के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। हो सकता है विचार से कोई मतभेद हो, लेकिन संविधान में कोई मतभेद नहीं किया जाएगा। संविधान में आपको सीधा सीधा लिखा गया है कि समाज में सभी तरह के लोगों के साथ न्याय होगा। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई है, उससे कोई मतलब नहीं है संविधान को। आप संविधान के पास जाइए। अगर आपके साथ समाज में अन्याय हो रहा है, अगर आपके साथ समाज में कोई भेदभाव हो रहा है, तो उस भेदभाव के लिए अदालत व्यवस्था, न्यायपालिका आपकी मदद करेगी और आपको पूरी तरीके से मदद करेगी, जिससे कि आप एक स्वतंत्र जीवन जी सको, समाज में इज्जत और प्रतिष्ठा के साथ जी सको। तो संविधान आपको सामाजिक न्याय भी देता है, इसलिए हमें संविधान का दर्शन करना चाहिए। आगे है, हेडिंग है आपका विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान। जी हाँ, जब आप संविधान का दर्शन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे समाज में विविधता है, यानी कि कई तरह के लोग रहते हैं, कई धर्मों के लोग। उसमें अल्पसंख्यक हैं, यहूदी है,
पारसी है, जैन है, ये सब बहुत कम संख्या में है। ऐसा ना हो कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक को निगल जाए, क्योंकि कहीं हिटलर वाला अगर नियम और लाइन आ जाए कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो फिर तो संसार में युद्ध होना शुरू हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक की रक्षा कौन करेगा? अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा संविधान करेगा। किसी भी आप समुदाय के हो, लेकिन आपको इस देश में रहने का, इस देश के में जो भी अधिकार है उन सारे अधिकार को प्राप्त करने का आपके पास भी पूरा अधिकार है। पूरा आपके पास इस बात का सर्टिफाइड पंजीकृत अधिकार है कि आप यहाँ पर अल्पसंख्यक होते हुए भी एक पूर्ण और प्रतिष्ठित जिंदगी जी सकते हो। उसके बाद है धर्मनिरपेक्षता। जब आप अपने संविधान की दर्शन करोगे तो दर्शन करते हुए मतलब पढ़ोगे, समझोगे, तो दर्शन करते हुए आपको मिलेगा कि हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, यानी कि सेकुलर, अर्थात हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। किसके हिसाब से? संवैधानिक रूप से। अगर आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्षता का परिभाषा लिखो तो आप क्या लिखोगे? आप लिखना, धर्मनिरपेक्षता वह स्थिति है जिसमें संवैधानिक रूप से सभी तरह के लोगों के लिए एक समान अधिकार प्रदान किया जाता है, उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता है या नहीं है, कैसे आप ये बात समझ पाओगे? इसको समझने के लिए आपको देखना होगा कि मान लो कि आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से हो या विदेशी हो, लेकिन यहां आए और आपसे कोई अपराध हो गया भारत में, तो जब आपको पकड़कर पुलिस अदालत में पेश करेगी तो वहां पर में जज साहब आपको पूछेंगे कि आपके तरफ से वकील कौन है, आपका मुकदमा कौन लड़ेगा? तो आप बोलोगे मैं मुकदमा कहां से लड़ूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है वकील का फीस देने के लिए। उस वक्त आपको जज साहब एक फ्री में वकील देंगे और कहेंगे ये वकील मुफ्त में आपका केस लड़ेंगे। यहां साबित होता है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। हमारे देश में 26/11 की आतंकवादी घटना हुई थी, उसमें एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था। उस आतंकवादी को भी फ्री में एक वकील दिया गया था कि आप अगर निर्दोष हो तो साबित कर लो। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और सभी धर्मों का ये आदर करता है। संविधान ये अच्छी तरह जानता है कि धर्म तो कुछ होता ही नहीं है, धर्म एक परिस्थिति बस मानने वाली बात है। इसीलिए अगर देश, दुनिया, समाज चलेगा तो नियम से चलेगा। इसीलिए संविधान में धर्म का कोई स्थान नहीं दिया गया है और संविधान ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष संविधान घोषित किया है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। दुनिया के और भी देश कहते हैं कि हमारा भी संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अमेरिका भी कहता है, पाकिस्तान भी कहता है, लेकिन वहां पर में अगर आप किसी और धर्म के हो तो फ्री में वकील नहीं मिलता। तो बताओ हम कैसे कह देंगे कि यहाँ का संविधान धर्मनिरपेक्ष है? उनके चिल्लाने से थोड़ी ना होगा कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष आप तब होगे जब आपका संविधान किसी अन्य धर्म के लोगों को भी, अमेरिका में क्या है कि अगर आप ईसाई हो तो फ्री में वकील मिलेगा, पैसा नहीं है तो मुकदमा लड़ने के लिए, और अगर आप ईसाई नहीं हो तो आपको फ्री में वकील नहीं मिलेगा। तो फिर किस बात का धर्मनिरपेक्ष? अमेरिका या पाकिस्तान ये सब चिल्लाता है कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह है धर्मनिरपेक्षता। आगे है संघवाद। जब आप अपने संविधान का दर्शन कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि संघवाद हमारा संविधान दिखाता है। आप वैसे भी संघवाद नाम का एक चैप्टर ही पढ़े हो, याद होगा, आपके चैप्टर का नाम है संघवाद। संघवाद का क्या मतलब होता है? तो जब आप अपने संविधान का दर्शन करोगे तो लिखा पाओगे कि हमारे देश में सरकार की एक से अधिक स्तर है। तो हमारे देश में 3 तरह के स्तर हैं सरकार के। इसका मतलब
हमारा संविधान संघवाद की व्यवस्था किया है और हमारा संविधान संघवाद से चल रहा है। किससे चल रहा है? संघवाद से। इसलिए हमारे देश में क्या है? केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। 3 तरह की आपके पास सरकार है। ये साबित करता है कि हमारे देश में संघवाद है और हमारा संविधान संघवाद की व्यवस्था करता है। हमारा संविधान संघवाद की व्यवस्था क्यों किया? हमारा संविधान संघवाद की व्यवस्था किया ताकि कभी भी देश में असंतुष्टता ना फैले। क्योंकि अगर संघवाद नहीं होगा ना, और जिस देश में भी संघवाद नहीं है वहां देखोगे उस देश का टुकड़े टुकड़े हो जाता है और वो देश सब कई सारे देशों में टूटकर बन जाता है। यूरोप में यही है, 20-20 लाख आबादी वाले वहां पर में एक देश बन जाता है। उदाहरण के लिए एक स्लोवेनिया है, मात्र 20 लाख उसकी आबादी है, लेकिन स्लोवानिया एक देश है। वजह ये था कि स्लोवानिया के इलाके में जितने भी देश हैं वो सारे देश कभी एक ही हुआ करते थे। मान लो ऑटोमन साम्राज्य, बाल्कन क्षेत्र, ये सब एक ही देश था, लेकिन उसके अंदर संघवाद नहीं होने की गलती की और फिर असंतुष्टता फैल गई और सारे छोटे छोटे जो उनके राज्य थे वो टूटकर अलग हो गए। अभी हम अपने देश से संघवाद खत्म कर दें तो क्या होगा? हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है आपके हिसाब से, तो 28 देश बन जाएगा अगर संघवाद ना रहे तो। सब का भाषा अलग है, सबका भौगोलिक क्षेत्र अलग है, सब कहेगा नहीं हमारी भाषा अलग, हम अपनी भाषा को लेकर अलग देश बनाएंगे, हमारा प्रधानमंत्री अलग होगा, हमारा राष्ट्रपति अलग होगा, ऐसा सब करने लगेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय पहचान। हमारे संविधान का जब आप दर्शन करोगे तो आप देखोगे कि इसमें राष्ट्रीय पहचान है, यानी कि संविधान हमारा एक राष्ट्रीय पहचान है। संविधान में राष्ट्रीय पहचान के रूप में कई चीजें रखी गई है, जैसे कि आपका तिरंगा है, अशोक स्तंभ है, ये सब संविधान में स्थान दिया गया है। तो संविधान का दर्शन करने वक्त आपको राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगा। उसके बाद प्रक्रियागत उपलब्धि, जो कुछ भी हमने आपको बताया संविधान में, क्या आपको ये बातें देखने को मिलती है? हाँ, आप लोग देखोगे कि हमारे देश में संविधान में जो कुछ है उससे देश चल रहा है, संविधान से ही देश चल रहा है हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि सुलह समझौते का भी अवसर है, कोई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाता है तो उसको निपटाने की भी व्यवस्था है, सब कुछ है हमारे, तो इसीलिए हमारा देश संविधान से चल रहा है। अब आते हैं, क्या हमारे देश में संविधान की आलोचना भी की गई है? हाँ, हमारे देश में संविधान की आलोचना की गई है। आलोचना नंबर 1 कि धर्मनिरपेक्षता। अब धर्मनिरपेक्षता एक आलोचना कैसे हो गई? देखो, जब धर्मनिरपेक्षता आती है तो राष्ट्र की जो अपनी बुनियादी पहचान है वो मिट जाती है। और हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता का होने का मतलब है कि ये उसकी आलोचना है। धर्मनिरपेक्षता क्यों रखा? इससे हिंदू जो हैं वो हिंदू राष्ट्र बिल्कुल लगभग यहाँ लगता ही नहीं है, यहाँ सभी धर्म आकर के बस गए हैं, सभी हिंदू लोग या अन्य लोग धर्म परिवर्तन करके कुछ और बन जा रहे हैं। दूसरा कि सभी धर्मों का आदर करते हैं, तो फिर हमारे संविधान की दूसरा आलोचना है कि फिर यहाँ हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट क्यों डाला गया संविधान में, ये बात भी इस यहाँ पर आलोचना है। पहला आलोचना धर्मनिरपेक्षता क्यों है? क्योंकि अगर धर्मनिरपेक्षता रहेगा तो भारत की जो मूल जाति है उसकी पहचान मिट जाती है, उसकी पहचान खो जाती है। जैसे अन्य देश सब, कोई मुस्लिम देश है, कोई ईसाई देश है, लेकिन अगर हम धर्मनिरपेक्ष देश हैं तो फिर हम हिंदू राष्ट्र ही नहीं रह गए, यहाँ पर हिंदू का तो वैल्यू ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 में मैंने आपको बोला कि अगर आपका धर्मनिरपेक्ष हो तो फिर हिंदू एक्ट और मुस्लिम एक्ट क्यों डाला? यहाँ पर हमारे संविधान की
क्या हो जाती है? आलोचना भी हो जाती है। तीसरा, लचीलापन। हमारा संविधान कुछ ज्यादा ही लचीला है। यहां पर संविधान के लचीलापन होने के कारण अपराधी बड़े तरीके से बचकर निकल जाता है। हमारे संविधान में आप देखोगे, संविधान में कुछ त्रुटियां हैं, कुछ गलतियां हैं, उसकी वजह से निर्दोष लोग 2-2 साल तक जेल में पड़े रह जाते हैं। जब निर्दोष है तो उनको जल्दी से बाहर भी निकालोगे ना। अगर मान लो 2 साल 3 साल वो जेल में रह गए और तब उनको पता चला और जज साहब को पता चला कि ये निर्दोष था, तो फिर 2 साल से वो किस बात का जेल का सजा काट रहा था? तो हमारे संविधान का लचीलापन आलोचना है कि इतना लचीला होने के कारण अपराधी बच जाते हैं और निर्दोष फंस जाते हैं। तो पहला आलोचना क्या है? धर्मनिरपेक्षता। दूसरी आलोचना क्या है? हिंदू एक्ट, मुस्लिम एक्ट, ये क्यों कर दिए? तीसरी आलोचना क्या है? इतना लचीलापन नहीं होना चाहिए कि अपराधी बच जाता है और निर्दोष फंस जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो मैंने आपको ये 3 आरोप बताए हैं, 3 आलोचना बताए हैं, इसमें अब ये दिखता है कि इस आरोप में कितना सच्चाई है, ये आपको देखना है। देखो, हमने 3 आरोप लगाए, क्या इसमें कोई सच्चाई है? तो आप कहोगे कि सच्चाई तो है, ऐसा तो दिखता है। लेकिन बात ये है कि अगर हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बातें नहीं लिखी जाती तो यहाँ रोज आए दिन रोज दंगा, फसाद, हिंसा, ये सब होता। दूसरा ये है कि अपराधी बच जाते हैं और निर्दोष फंस जाते हैं। नहीं, निर्दोष 2-3 साल बाद भी तो निकलेंगे ही, निर्दोष साबित होंगे ही। लेकिन अगर ऐसा कानून ना बनाया जाए, लचीला ना बनाया जाता, तो फिर समाज में लोगों को सुधरने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए इसको लचीला बनाया गया है। एक अपराधी को भी थोड़ी ढील दी जाती है ताकि इसे भी बनने का या सुधरने का मौका मिल सके। इसके अलावा हमारे देश में जो कानून सब डाला गया, जैसे दलित के लिए व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सोचो, अगर ये नहीं की जाती व्यवस्था तो क्या दलित या फिर छोटे तबके, निम्न जाति के लोग क्या कभी ऊपर उठ पाते? नहीं उठ पाते। अब सीमाएं लास्ट में है आप लोगों का कि हमारे संविधान की सीमाएं क्या है। देखो, हमारे संविधान की सीमाओं का मतलब ये नहीं है कि हमारा संविधान बहुत ही अच्छा है। जी नहीं, ये त्रुटिपूर्ण भी है, इसमें गलतियां भी है। समाज के परिस्थिति के हिसाब से संविधान को बनाया गया था। लेकिन एक सबसे बड़ी फायदेमंद वाली बात जो है कि हमारे इस संविधान को सामाजिक परिस्थिति के अनुसार अगर बनाया गया तो सामाजिक परिस्थिति के अनुसार इसे संशोधन भी किया जा सकता है, इसमें बदलाव भी किया जा सकता है। गलतियां हैं, लेकिन गलतियों को ठीक करने की गुंजाइश तो है ना। तो जब गलतियों को ठीक करने की गुंजाइश है तो हमारे संविधान की ये सीमा है कि हम इसको संशोधन कर सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। अगर कहीं पर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप उसमें बदलाव कर सकते हो। अगर हम अपने संविधान की संक्षेप में चर्चा करें कि इसकी सीमा क्या है, तो पहली बात यह कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। दूसरे, इसमें लिंगगत न्याय के लिए महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। तीसरा, यह बात स्पष्ट नहीं है कि ये गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने के बजाय उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाले खंड में क्यों डाल दिया गया। संविधान का ये 2-3 सीमाएं हैं। ये 2-3 सीमा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इसमें बदलाव करने के लिए हमारे नेताओं को नैतिकता लानी होगी। हमारे नेताओं में नैतिक शिक्षा होनी चाहिए कि यहाँ पर मैं आपको 3 त्रुटियां बताई गई है, लेकिन इन तीनों त्रुटि को संसद के सदस्य विधेयक लाकर सोच विचार कर बहस करके बदल दो, फिर देख लो
हमारा संविधान और हमारा देश दोनों ही स्वर्ग के जैसा हो जाएगा, स्वर्ग के जैसा कानून भी हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा 10th चैप्टर। ये बुक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब आप लोगों को तो ध्यान है कि आपको क्वेश्चन आंसर जितनी भी करने हैं एक्सरसाइज के वो तो करना ही है, लेकिन इसके अलावा जो है वो आपको क्या करना है, अंदर से क्वेश्चन बनाना है। आपको आपके संविधान के दर्शन करते हुए एक छूट गया था, सार्वभौम मताधिकार। जब आप अपने संविधान का दर्शन करोगे तो इसमें पाओगे कि 18 साल से लेकर ऊपर के सभी लोगों को वोट देने का भी अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है। इसे हम सार्वभौम मताधिकार कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो अंदर जाकर के 20-30 बना लो और उसका आंसर भी खुद निकालो। ये आपका नोट होगा, ये आप लोगों का अपनी तैयारी होगी। किसी सर टीचर का नोट्स से काम नहीं चलेगा। आप अपना नोट बनाओ और उस नोट्स को टीचर को दिखाओ, और क्वेश्चन आंसर जो है वो तो आप लोगों को अभ्यास वाला करना ही है। और ऑनलाइन के बच्चों को अगर ये अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।